ये कहीं न कहीं पर राजनीतिक परिदृश्य में आज एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है कि धर्म की आड़ में राजनीति। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? है राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मुद्दे सेट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान समय में है उसे ये सबसे सॉफ्ट टारगेट लगता है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिन्हें हम हिंदू नाम लेते हैं, मैं खुद भी हिंदू हूँ, उनको आखिर कैसे मोटिवेट किया जाए, क्योंकि बेरोजगारी तो है, महंगाई तो है, तो कैसे उनका ध्यान हम डाइवर्ट करें। एक यही रास्ता है कि आप उसको धर्म के नाम पर उलझाओ तो वो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर प्रश्न नहीं करेगा। लेकिन अगर धर्म ही सब महत्वपूर्ण होता तो आपने देखा होगा कि कोविड का कार्यकाल आया तो वहाँ कोई साधु महात्मा काम नहीं आए, वहाँ विज्ञानी काम आ रहा था। तो धर्म एक निजी आस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैं स्पेशल नाम ले रहा हूँ, देखिए देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, अभी जो वर्तमान समय आया है उसके जो राजनीतिक दल के मुखिया हैं उनको ये लगता है कि मुझे चुनाव जीतने के लिए भोले भाले, सीधे साधे, अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले लोगों के लिए इससे बढ़िया कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। उनको धर्म के नाम पर उलझाओ और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से उनको दूर हटा दो। लेकिन युवा जाग गया है और जब घर में भोजन की दिक्कत हो रही है, जब इलाज के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, तो धर्म का भूत अपने आप सर से उतर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चलेगा तो एक पंचवर्षीय और चल सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला मुद्दा नहीं है। इंदिरा जी की एक स्कीम, जब उन्होंने एक स्कीम लागू की थी, गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था, तो वो स्कीम एक लंबे समय तक चली, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें रहती हैं वो लंबे समय तक सर्वाइव करती हैं, और जो भी जो तत्काल मन को खुश करने वाली चीज़ें रहती हैं वो कुछ दिनों बाद अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जिस परिवार में एक बच्चा धर्म के नाम पर जब उसकी मौत हो जाती है, तो आप उस परिवार के किसी और व्यक्ति को और उस कॉलोनी के किसी और व्यक्ति को जब बोलेंगे तो कोई नहीं जाएगा धर्म का झंडा लगाने के लिए। और धर्म की आखिरी बात कह दूँ कि जो लोग धर्म की बात कहते हैं वहाँ पर सच्चाई है कि उनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। उन सारों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका एक भी बच्चा टीका नहीं लगाता, उनका एक भी बच्चा कि मैंने बिना फ़ोटो खिंचवाए मंदिर में नहीं जाता है, जबकि मंदिर तो अपनी आस्था का विषय है। लेकिन आप मंदिर जा रहे हैं तो उसकी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। फ़ोटो इसलिए खिंचवा रहे हैं कि आप दुनिया को बता सकें कि मैं धर्म का रक्षक हूँ। बेसिकली वो केवल मूर्ख बना रहे हैं। तो धर्म है अभी माध्यम, एक चुनाव और चल सकता है, लेकिन बेरोजगारी ने, मुंह में जो भोजन नहीं जा रहा है और इलाज जब नहीं हो रहा है, तो उसने इस धर्म के चश्मा को भी उतार के फेंका है। सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देखते होंगे कि लगातार जो हमारी चर्चाएं चल रही हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। कहीं ना कहीं पर चर्चाओं के विषय से हमारा एक मकसद है और हमने एक विषय वस्तु रखा हुआ है, ये क्या वाकई में आज का जो राजनीतिक परिवेश है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं पर आज एक गहमा गहमी का जो माहौल है, ख़ासतौर पर राजनीति की अगर हम बात करें तो चुनावी दृष्टिकोण को लेकर के जो है, तो आज कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले के परिवेश में और अब के परिवेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन ये है, बहुत पहले आपने सुना होगा कि सरकार कांग्रेस की होती थी या भाजपा की होती थी, लेकिन आज वो परिवेश बदल चुका है। आजकल लोगों के नाम से जाना जाता है कि सरकार किसकी है। आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे साथ कि जो इस टाइप की स्थितियां बनी हैं, क्योंकि लोगों ने अपने अपने दावेदार तय कर लिए पहले से, जो है तो लोगों ने अपना प्रत्याशी लोगों को मान लिया, और कई तरह के सवाल ऐसे हैं कि जिनको लेकर के जो है तो कहीं ना कहीं पर चर्चा करना हमारा वाजिब है। और इस चर्चा को लेकर के आज जो है तो हम राजनगर आए हुए हैं, और राजनगर में हमारे साथ JP श्रीवास्तव जी हैं।
यहाँ पर एक ख़ास चर्चा होने वाली है जिसे मुझे लगता है कि आप लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क का जो हमारा माध्यम है, कहीं ना कहीं पर आप तक जो है कुछ अच्छी और ख़ास बातों को लेकर के आना ही जो है तो हमारा सबसे बड़ा मकसद है। सर, मैं आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो विषम परिस्थितियाँ हैं राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर के, आपने भी देखा होगा आज कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने अपने दावेदार घोषित कर देते हैं, प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। तो क्या जो पार्टियां हैं, तो फिर पार्टियां अस्तित्व में रह गई हैं या फिर लोग ही खुद ही तय कर लेंगे सब कुछ? देखिए, आपका प्रश्न जायज़ तो है कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट है या शिवराज जी की गवर्नमेंट है, लोग इस बात को कहते तो हैं, लेकिन ये बात भी आप मानिए कि जो पार्टियां हैं उन्हीं का अस्तित्व लंबे समय तक चलता है। जब कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो पार्टी से ऊपर हो जाते हैं, उनका नाम लिया जाता है, लेकिन इतिहास में पार्टियां ही चलेंगी। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच ही ये चुनाव होना है। अब चूँकि हमारे पास भी एक बहुत बड़ा नाम है कमलनाथ जी का, और भाजपा के पास भी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, तो चेहरे दोनों यही प्रोजेक्ट हैं, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। फाइनली चुनाव तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही लड़ना है, खेल इसी का हो रहा। देखिए, आज कहीं ना कहीं पर जो है तो एक और जो थोड़ा सा परिवर्तन की ओर जब हम जाते हैं, देखते हैं आज की चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे फिर आपके सीनियर मोस्ट पर्सन हो, आज एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम वोट किसे दें, किसी पार्टी को हमको वोट देना है या किसी व्यक्ति विशेष को देना है, ये तय ही नहीं हो पा रहा। सोशल मीडिया पर रोज़ एक जंग छिड़ी हुई होती है। नहीं, देखिए, वोट तो पार्टी को ही देना है, क्योंकि जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि फिर उसके साथ उसका चुनाव चिन्ह निर्दलीय के रूप में आ जाता है। ये जो सोशल मीडिया की आप बात कह रहे हैं, ये जो जंग चल रही है, ये प्रत्याशी घोषित करने तक ही चलती है। लोग अपने अपने पसंदीदा लोगों को अपने अपने पसंदीदा दल से प्रत्याशी घोषित कराने के लिए सब खेल खेलते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव होगा तो जो वर्तमान समय है, आप भी जान रहे हैं कि चुनाव आजकल दो चीज़ों में लड़ा जा रहा है। एक तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है और दूसरा उसकी पार्टी की जो विचारधारा है। तो एक ही चीज़ को लेकर हम नहीं चल सकते। छोटा सा चुनाव है, विशेष रूप से जब विधानसभा या नगर परिषद की बात आप करेंगे तो नगर परिषद में तो 100% व्यक्ति का व्यक्तित्व ही काम आता है। जब अभी विधानसभा में जाते हैं तो विधानसभा में भी लगभग 15 से 20% व्यक्ति का व्यक्तित्व और 80% उसकी जो पार्टी है, उसका जो मैनिफेस्टो है या उसका जो योगदान है, उसको लेकर हम चुनाव में जाते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि जितने छोटे चुनाव होंगे वो व्यक्ति के आधार पे होंगे, और जितना बड़ा, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हिमाद्री सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमारे क्षेत्र से वो लगभग 3000 वोटों से आगे थे, और वो एक बार भी हमारे क्षेत्र में नहीं आए। तो अब उनका व्यक्तित्व यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब वो अपनी दल के नाम पर उन्होंने वोट प्राप्त कर लिए। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि आपका व्यक्तित्व भी ठीक ठाक होना चाहिए और आपकी दल जो है। छोटा सा बात है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, दिल्ली में भरपूर सीटें जीती है, लेकिन गुजरात में उसका खाता नहीं खुलता या मध्य प्रदेश में उसका खाता नहीं खुलता। तो खाता नहीं खुलने के पीछे कारण है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो व्यक्तित्व का भी आवश्यकता है और पार्टी की विचारधारा की भी आवश्यकता है। नहीं, तो देखिए, कहीं ना कहीं पर चुनावी समीकरण में ये भी तो तय होता है कि जैसे अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव अगर जब फेस किया जाता है यहाँ पर, तो हम तो एक विधायक चुनते हैं, क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ना कि हम सरकार बनाते हैं। देखिए, विधायक को चुनना है। हमारा चूँकि कोतमा विधानसभा एक छोटा क्षेत्र है, लेकिन अगर आप उस राजगढ़ को देखेंगे तो लगभग 150 से 200 किलोमीटर में फैला हुआ विधानसभा है। अब अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो वो तय है कि उसको हर गांव में कैडर बना ही नहीं पाएगा अपना वो। तो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल रहते हैं, हमको उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा ही है जिनके पास पूरा नेटवर्किंग है। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रत्याशी बने, ताकि हमारी पहुंच एकदम आखिरी गांव तक बड़ी आसानी से हो सके। क्योंकि वहाँ भी आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट है, टीवी सबके घर में है,
तो दिल्ली की राजनीति से भी निचले स्तर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना रहता है कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनका अपना एक सम्मान है, साथ ही साथ व्यक्तित्व का भी अपना सम्मान है। वो तो ठीक है, देखिए लेकिन कहीं ना कहीं पर जैसे हम आज विधायक चुन रहे हैं, ठीक है, तो हमारे विधायक चुनने से क्योंकि जैसे फेसबुक में, सोशल मीडिया में जो आज एक टॉपिक छिड़ा होता है कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी या फिर शिवराज जी की सरकार बनेगी, तो एक एक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में जब हम जाते हैं, आज स्थितियां वहां पर देखने को ये मिलती है कि लोगों ने कुछ काम तो किए नहीं। जैसे अब आप कोतमा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर न तो रोज़गार की कमी है, न किसी तरह की कोई कमी है, फिर भी अब हमारे क्षेत्र के जो युवा वर्ग हैं या मजदूर वर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं पर बाहर आज पलायन कर रहे हैं। काम करने की होड़ है, 2 पैसे कमाने हैं, तो उनको बाहर जाना पड़ रहा है। अब ये जिम्मेदारी तो क्षेत्र के विधायक की बनती थी कि वो कैसे जो है तो इस कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाते, कैसे क्षेत्र के जो है तो मान सम्मान को बराबर रखते। देखिए, प्रश्न आपके थोड़ा सा उलझे हुए हैं। लोकतंत्र में विधायक जो रहता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी तो है, लेकिन विधायक के साथ साथ में सरकार की अपनी एक भूमिका है। रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिलेगा जब उद्योग धंधे स्थापित होंगे। उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए ये बात सच है कि जो विधायक है वो मध्य प्रदेश की या किसी भी राज्य की विधानसभा में जाता है, जब उसके सत्र होते हैं तो उसे प्रश्न लगाने का, अपने विधानसभा की बेहतरी के लिए प्रश्न लगाने का हक है। अगर वो प्रश्न बार बार उठाएगा कि मेरा क्षेत्र उद्योग धंधों से विहीन है, अगर वो विधायक अपने उस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा उद्योग प्रभावी स्थिति में आगे चल सकता है, जब उसकी बात वो विधानसभा के पटल में रखेगा, तो धीरे धीरे सरकार की सोच बनेगी। देखिए, लोकतंत्र में जो विरोधी दल हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती, ये बात भी सच है, लेकिन जब आप अपनी बात विधानसभा के पटल में रखते हैं और रिकॉर्ड हो जाती है, तो जब आपकी सरकार बनेगी, तो कोई भी बता कर रहे, जब आपकी सरकार बनेगी तो ये बात फिर से उठाने के लिए तो है ना कि भाई जब आप की भाजपा की गवर्नमेंट में हमने प्रश्न उठाया था, सरकार ने नहीं माना, अब हमारी गवर्नमेंट आ गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ तक रोजगार है, रोजगार के लिए विधायक एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उसकी सरकार नहीं है, ये बात जायज़ है कि वो उतना काम नहीं करा पाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं पर श्रीवास्तव जी एक बात ये भी तो लागू होती है यहाँ पर। देखिए, जिस क्षेत्र में उद्योग नहीं है उसको मान सकते हैं हम कि वहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका एक ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर कोयलांचल नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। आज तमाम कई वर्षों से यहाँ पर खदानें हैं, ठीक है। आपके कोतमा विधानसभा क्षेत्र में बेलेस्पन नाम की एक कंपनी आने वाली थी, जो कि आज लगभग 12 साल से ऊपर हो गए, वो उसका कोई आता पता नहीं होता। आपके इसी क्षेत्र में जो है कई परियोजना आनी थी, तो कम से कम लोगों को बात तो रखनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ इस बात से कि अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि मिले हैं, हमारे जयसिंह मरावी जी 2 बार विधायक रहे, भाजपा के दिलीप जायसवाल जी, फिर मनोज अग्रवाल जी और फिर सुनील सराफ जी, जितने भी विधायक कोतमा विधानसभा के रहे हैं, किसी ने भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, जिसमें 2 बार कांग्रेस का विधायक और बाकी टाइम में भाजपा के विधायक। इससे हम सहमत हैं। इस क्षेत्र की दुर्दशा के लिए इस तरह के प्रत्याशी जो जीतकर विधानसभा में गए हैं, ये जिम्मेदार है। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने, भाजपा ने, दोनों ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। कोतमा आज भी पिछड़ा हुआ है, जबकि इसके पास प्रचुर संपदा है। कोयले का इतना विशाल भंडार है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बेहतरीन ढंग से अगर लाइजनिंग बनाता एसईसीएल के साथ में, एसईसीएल भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में अगर बेहतरीन लाइजनिंग बनाता, तो हम रोजगार के बहुत सारे अवसर यहाँ पर प्रदान कर सकते थे। लेकिन अधिकतर जो भी नेता बन रहा है वो आपसी गुटबाजी उसी में व्यस्त है। इस बार भी देखिए, क्योंकि विगत कुछ महीनों पश्चात चुनाव होना है, इस बार कैसा चुनाव आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति के उसमें से हमको जो है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए। समझिए कि मैं भी एक कॉमन मैन, आप भी एक कॉमन मैन, तो चुनाव कैसा चाह रहे हैं और कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे इस बार आप लोग? देखिए, बेसिकली मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो ये चाहूँगा कि हम, क्योंकि देखिए प्रत्याशी ही चेहरा है, मैंने शुरू में कहा है कि प्रत्याशी की समझ ही
वो चेहरा होती है। तो प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो विनम्र हो, जिसको सही मायनों में अपने क्षेत्र की चिंता हो। हम भाषण में ज़रूर कहते हैं, लेकिन जब हम जिस दिन हम चुनाव जीत जाते हैं उसी दिन से हमारा लक्ष्य बदल जाता है। हम फिर पैसे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और हमको ऐसा भी लगता है कि हो गया, जनता तो मूर्ख है, 5 साल बाद फिर से उसके घोड़े गिरेंगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे और फिर से एक टर्म पा जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब चूँकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब लोगों को अपने नेतृत्व पर चिंतन करना सबके लिए आवश्यक हो गया है। लोग ये पूछते हैं कि आखिर विधायक ने क्या किया, लोग ये पूछते हैं कि सांसद ने क्या किया। अब कम से कम एक जागरूकता की बात तो उठी। आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर मंत्रियों का विरोध हो रहा है, बहुत जगहों पर नेता घुस नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निचले स्तर से आवाज़ उठने लगी है। उठने के पीछे केवल एक कारण है कि जो आज भी जो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कोई भी जनप्रतिनिधि देता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, इन्हीं के लिए ही लोकतंत्र में चुनाव होते हैं केवल। तो मुझे नहीं लगता, चाहे वो भोपाल जैसा शहर हो, चाहे इंदौर जैसा शहर हो, चाहे कोतमा जैसी जगह हो, हर जगह इसी 4-5 मुद्दों को लेकर ही आंदोलन हो रहे हैं। और अगर ये 4-5 मुद्दों की तरफ जनप्रतिनिधि जो जागरूक हैं, जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, वो इनकी तरफ प्रयास करते हैं। और देखिए, लोकतंत्र में एक बात है कि एक बार आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जब आप रिपीट होते हैं, कोतमा का आप इतिहास देख लीजिए। जय सिंह मरावी जी चुनाव केवल इसलिए जीते कि उनको कुछ नहीं करना था, उस सबके लिए वो हाँ थे, इसलिए वो 2 बार जीत गए चुनाव। लेकिन आप देखिए, दिलीप जायसवाल जी एक ही बार जीते, मनोज अग्रवाल भी एक बार जीते थे, एक बार हारे थे। तो जनता कोतमा की भी जागरूक हो चुकी है और वो इन मूलभूत बातों की तरफ उम्मीद करती है कि उसका जनप्रतिनिधि मूलभूत बातों पर क्या किया है वो बताए आकर। और जो कोतमा में है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में यही सीन है, लोग जागरूक हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पर जो व्यवस्थाएं हैं आज इनको दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि आज जो चुनाव का समय है, अब चुनावी उसमें आज चाहे विधायक हों, सांसद हों, कोई भी हो, कहीं ना कहीं वेतन तो सरकार के ले रहे होते हैं, इनको पेंशन भी मिलती है। एक पंचवर्षीय चुनाव जीत गए, अगली बार से पेंशन फ्री, निश्चित आने जाने के भत्ते, कई सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन एक गरीब आदमी जो है तो कहीं ना कहीं पर मरने को भी बस होता है। दूसरी तरफ इन व्यवस्थाओं को सुधारने का आखिर तरीका क्या है? क्योंकि आज देखिए, सरकारी स्कूलों की स्थिति वही है, जर्जर हालत होती है। नए भवन भी बन गए तो वहाँ शिक्षक नहीं, नए अस्पताल बना दिए गए, वहाँ डॉक्टर नर्स नहीं होते पर्याप्त मात्रा में। आज हर एक ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसमें ताला लगा होता है। कैसे सुधारा जा सकता है? आसान है, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार विधायक निधि से बहुत पैसे दे रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं विधायक होता या कभी मुझे मौका मिलेगा तो हम केवल 4 चीज़ों पे हमको फोकस करना है। आखिर हम 75 साल बीत चुके हैं। जिस व्यक्ति को भूख से जिसकी मौत हो रही है, हम उसकी पीड़ा को समझ पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, अगर किसी को लाठी डंडों से मार दिया गया, हम उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान न देते हुए, क्योंकि अगर हम किसी को 2000 रुपये दे रहे हैं तो हम उसको ही 2000 दे रहे हैं, उससे उसी का लाभ होना है, एक व्यक्ति का लाभ होना है। तो मैं अगर विधायक कभी बना या कोई विधायक जो बनना चाहता है, उसके लिए अपनी संपूर्ण ताकत, संपूर्ण निधि केवल 4 चीज़ों पर उसको लगानी चाहिए। एक, शिक्षा। अगर स्कूल बिल्डिंग ख़राब है तो उसको अपनी निधि का इस्तेमाल वहाँ करना चाहिए। अगर टीचर्स नहीं हैं तो भाई आप जो पैसे दे रहे हैं, मैं आपको एक घटना बताऊं कि कोविड के कार्यकाल में हमारे विधायक जी ने 50 लाख रुपए 2 महीने के लिए कोविड हॉस्पिटल के नाम पर दे दिए। अगर ऐसा कोई प्रावधान बन जाए या बनाने का प्रयास किया जाए कि उस 50 लाख रुपए से हम संविदा में 3 साल के लिए 4 डॉक्टर नियुक्त कर सकते थे। आखिर जो एनजीओ रहता है वो क्या काम करता है? एनजीओ स्वयं काम करता है ना, बिना पैसे लिए।
तो हम एनजीओ के लोग अगर बन जाएं, हम एक डॉक्टर को हायर करें, उसको हम कहें कि आपको 25,000 दे रहे हैं, हम अपनी निधि से देंगे, तो एक डॉक्टर वहाँ बैठेगा। एक जब आप आइडिया लगाएंगे, भाई स्कूल में टीचर नहीं है, सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है, तो जो मेरी निधि है, हम क्यों नहीं प्रयास करें कि अपनी निधि से ही हम 15,000 रुपये में हम 2 बच्चों को अपने खुद से हम नियुक्ति करें कि वो पढ़ाएगा वहाँ पर। जब आप एक कोई सोचेंगे, आप पहले आइडिया तो लाइए, सोचिए तो पहले, और जब आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं विकल्प निकलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे छोटे उद्योग धंधे, बहुत बड़ा आप अब 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लाएंगे तो कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। अब छोटे छोटे उद्योग धंधे जहाँ पर 100-50 लोग, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है, गिलास बनाने की फैक्ट्री है, मिर्च मसाला बनाने की फैक्ट्री, छोटे छोटे उद्योग लगाइए जहाँ पर 100-100, 200 लोग रोज़गार पाएँ। 100 लोग भी अगर रोज़गार पा रहे हैं, अगर एक गांव में हमने 1-2-3 गांव के बीच में एक छोटा सा कोई उद्योग खोला है और वहाँ हम 100 लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं, तो ये ज़रूर छोटा कहने को होगा, लेकिन आप कल्पना करिए कि हम 100 लोगों को प्रति माह 15 से 20,000 रुपये की आमदनी दिलवा रहे हैं, तो कल तक जिनके पास 1 रुपये नहीं था, आज उनके पास 20,000 महीने हो जाएगा। महत्वपूर्ण है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और विधायक और सांसद, लोकतंत्र में दोनों ही व्यक्ति बहुत ताकतवर व्यक्ति है। अगर इनकी इच्छा शक्ति हो जाए, ये खुद कोई एक भी पैसे रिश्वत लेने की बात न करें, तो मुझे लगता है कि एक पंचवर्षीय में ही स्थिति बदल सकती है। और कुल लड़ाई आज भी 4 गांव की है। महाभारत में 5 गांव के लिए युद्ध हो रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने 4 ही गांव के नाम लिए थे और 5वां कहा था कि जो आपकी इच्छा। तो 4 गांव आज भी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था। इन्हीं मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार भी कर रही है, सब सरकारें आती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि केवल एक संकल्प ले ले कि मुझे इन 4 के अलावा कुछ नहीं करना है, तो 5 साल में स्थिति बदल सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर से, क्योंकि ये चर्चाएं जो है तो हमारी अगर चलेंगी तो फिर चलती ही रहेंगे और सवाल जवाब भी ख़त्म होने से रहे। कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा विषय वस्तु भी है आज वर्तमान की स्थिति में कि जैसे आपने कहा कि सुधारने की आवश्यकता, और सुधारने के साथ जो है तो इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो है तो क्यों ना एक लॉ एंड ऑर्डर में जो है तो एक नई व्यवस्था जो है तो लागू कर दी जाए कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि जो कहीं ना कहीं पर शासन प्रशासन का लाभ ले रहा है, सरकारी सेवा का लाभ ले रहा है, क्योंकि आज आवासीय भत्ते से लेकर के उन्हें किराया भत्ता, और किराया भत्ते से लेकर के पेंशन, और पेंशन से लेकर के सैलरी, तो पेंशन तो एक अंतिम छोर है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आज सैलरी मिल रही है, सब कुछ है। तो ये क्यों अपने बच्चों को और अपने घर परिवार के लोगों को जो है तो उसी अस्पताल में नहीं भेजना चाहते जहां जिसे सरकार ने दिया है, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर कांग्रेस के लोग हों। आज कहीं ना कहीं पर देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि लोग विकास कार्यों की बात करते हैं। आज ज़रा उन सड़कों की हालत देखिए जिन्हें विगत 5 वर्ष भी अभी ठीक से नहीं हुए हैं, और वो सड़कें जो है तो टूटना फूटना शुरू हो गई, बीच में दरारें पड़ी होती हैं, गड्ढे हो गए होते हैं। और कहीं ना कहीं पर एक सबसे बड़ा विषय है आज जो राजनीतिक विसंगति कि धर्म की आड़ में जो राजनीति चल रही है, तो धर्म की आड़ में राजनीति मत करिए, बल्कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराइए। लोग अपनी सुविधाएं फिर खुद ही खोज लेंगे कि हमें धर्म की ओर जाना है या फिर शिक्षित होना है। नहीं, राजकुमार जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए हम पूरा विश्व है, लेकिन हम तो चूँकि कोतमा विधानसभा में रह रहे हैं, आप भी कोतमा के मूल निवासी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोतमा की जो राजनीति, उसमें अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कह रहा है। अभी आपने कहा कि रोड में गड्ढे हो गए हैं, रोड 1 साल में ही उखड़ गई है, लेकिन आप देखते होंगे तो जिसकी सरकार है भाजपा के लोग, उनमें से किसी का कोई आवाज़ नहीं उठता। और दुर्भाग्य से जो हमारा वर्तमान विधायक है वो भी उसी राह में चला हुआ है। दोनों ही लोग उसमें सम्मिलित हो गए। बहुत दूर नहीं जाएंगे, देखिए व्यापम हुआ भोपाल में, पटवारी भर्ती परीक्षा हुई भोपाल में। देश में क्या हो रहा है वो तो चलिए हम टीवी में सुन रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा
कि मेरे अपने नगर परिषद में फर्जी भर्ती हो गई। इस बेरोजगारी के आलम में जहां एक चपरासी के लिए हजार हजार बच्चे लाइन लगाए बैठे हैं, बीटेक पीएचडी किए हुए लोग उसमें सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए अपना रिज्यूम जमा कर रहे हैं, वहाँ हमारे तीनों नगर परिषद में 250 लोगों की भर्ती हो गई। हम व्यापम की बात कर लेते हैं, हम पटवारी भर्ती की बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ बैकडोर से 250 लोगों की भर्ती होगी। लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेतृत्व सामने आ जाए बोलने के लिए। तो अब हालात ये है कि हमाम में, मैं कोतमा की बात कह रहा हूँ, हमाम में सब नंगे, और जब सब नंगे हैं तो कैसे उम्मीद करिएगा। अच्छा, बदलाव, मैं फिर से कह रहा हूँ, बदलाव तब होगा जब एक बेहतरीन चेहरा सामने आएगा, क्योंकि दल की नीतियाँ सबकी अच्छी रहती हैं। अब आप एक डकैत को अपना विधायक चुनते हैं तो आप उससे संत की आत्मा उम्मीद मत करिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति को, जिसका चरित्र साफ सुथरा हो, जब उसको सामने लाते ही नहीं है तो चार चोर हैं, अब आपकी मजबूरी है। नहीं तो देखिए, कहीं ना कहीं पर तो ये विषय जो पार्टियों का है, क्योंकि देखिए पार्टी, अब चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, इन्होंने अपना एक, जैसे एसएससीएल में एक सर्वेयर होता है कि जाके उसे भेज दिया जाता है, वैसे ही इन्होंने अपना अपना सर्वेयर भेज दिया यहाँ पर। भाई हम कहते हैं कि क्या जनता है ही नहीं? भाई जनता से पूछना चाहिए। नहीं, ठीक है। और देखिए, खामियाजा भी तो कोतमा विधानसभा भुगत रहा है। बेरोजगारी जो इस क्षेत्र में फैली हुई इतनी प्रचुर संपदा के पास, उसका नुकसान किसको हो रहा है? जनता, यहाँ के निवासियों को हो रहा है ना। आखिर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं ना। हम कोतमा की बात करेंगे, हमने फिर से कहा कि भोपाल में व्यापम हो गया, उसकी आवाज़ उठ गई, लेकिन आपके नगर परिषद में फर्जी भर्ती होगी, उसके बारे में आवाज़ नहीं निकली आपकी। तो मैंने जो कहा कि जब हम कोतमा विधानसभा की बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि हम गलत निर्णय जब आप लेंगे भाई साहब, तो खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। कोतमा विधानसभा ने अभी तक सही निर्णय नहीं लिया है, जिसका खामियाजा कोतमा विधानसभा आज तक भुगत रहा है। अगर हम फिर से नहीं जागेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारी जीवन लीला समाप्त होगी, एक नई पीढ़ी आ गई। और आप एक बात और समझ लीजिए, जो बच्चे की उम्र 2003 में भाजपा की गवर्नमेंट आई है, जो बच्चा उस साल 20 साल का हुआ था, अब वो आज 40 साल का होने जा रहा है, मतलब उसकी एज एक्सपायरी होने जा रही है। 40 साल का हो गया ना, केवल धर्म का पताका लेके और उसको घूमते हुए। अभी तो उसके पिताजी एम्प्लॉय थे, तो अपने पिताजी के पैसे से गाड़ी में पेट्रोल डलवा के और जय श्री राम लिखवा के घूम रहा था। अब पिताजी भी रिटायर हो गए, इधर उसकी शादी भी हो गई है, तो बच्चे भी बढ़ हुए हैं। अब पिताजी के पास सैलरी भी नहीं है, तो अब वो जय श्री राम कहाँ से लगाएगा? उम्र भी उसकी पार हो गई है। तो मेरा जो भाव ये है कि युवाओं को भी समझना है, और जब हम अपना प्रत्याशी चुने तो कम से कम उसके चरित्र के बारे में ज़रूर छानबीन करें कि क्या कर सकता है वो। हम फिर से कह रहे हैं, अगर आपने एक बेईमान को चुना है तो आप उससे उम्मीद मत करिए कि वो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विषय में आपको मदद करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी यहाँ पर से। और ये जो हमारी चर्चा है लगातार यूँ ही चलती रहेगी इस चुनावी तर्क वितर्क के माध्यम से, क्योंकि अभी कुछ महीनों पश्चात जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को लेकर के लगातार, जब तक अभी चुनाव नहीं हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी विधानसभा, फिर विधानसभा के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं पर ये सारी चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी। अब देखना यह है कि जो चुनाव का जो एक आकलन है, चुनाव का समीकरण है जनता की, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो परिवर्तन का मोमेंट बना, परिवर्तन का जो माहौल बना, अब जनता कैसा परिवर्तन चाहती है और क्या है जनता के मन में, ये तो जनता जाने। बाकी जो पार्टी के प्रोटोकॉल है पार्टी वाले अपना जाने। और रही बात हमारी, तो हमारी चर्चाओं का विषय जो है तो लगातार चलता रहेगा। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।